के ध्यानचंद जी अर्जुन अवार्डी, ओलंपियाड और 1975 वर्ल्ड कप में विनिंग गोल करने वाले आज हमारे बीच में। इट्स अ ग्रेट ऑनर, मोमेंट ऑफ ग्रेट ऑनर एंड प्राइड फॉर अस। सो प्लीज जी, अशोक जी, एंड ही इज द सिटिंग चेयरमैन और इन्हीं की गाइडेंस देख रेख के अंदर हम लोगों ने ये सारा ऑर्गेनाइज किया, एंड इट्स रियली अ प्लेजर हैविंग हिम हियर विद अस। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में हॉकी के प्रति या खेलों के प्रति जो प्यार और जो आपका इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छा है। इसकी मैं तारीफ खुले दिल से करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ आया या कोई दूसरा बड़ा प्लेयर आता है तो आप ऐसा करते, ये आपके इस रिवाज में है, यहाँ की संस्कृति में इस चीज़ को और खेलों के प्रति जो रुझान है उसके लिए मैं आप सबको और सभी हिमाचल प्रदेश के लोगों को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बधाई देता हूँ। ग्रास रूट लेवल टूर्नामेंट बच्चों के लिए, जैसा हम समझते हैं, ग्रास रूट अपने आप में वही लफ्ज़ है जो बच्चों को बुनियादी तौर पर खेलों के लिए और ख़ास तौर से क्योंकि हॉकी से जुड़ा है और इस ग्रास रूट की स्थापना मेजर ध्यानचंद जी के चित्र से भी होती है, उनके उन प्रेरणादायक करियर से होती है जिसमें हमारे बच्चे ग्रास रूट के वो आते और खेलने के लिए कोशिश करते हैं टूर्नामेंट की। सोलन के अंदर जिन शख्सियतों ने और जिन लोगों ने इस बात का बीड़ा उठाया कि उन बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाए और उनके टूर्नामेंट यहाँ कराया जाए, उसके लिए तो डेफिनेटली मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। श्री रणधीर सिंह जी माने जाने माने हमारे शख्स हैं। दिनेश जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो क्रिकेट में भी अभी मुझे पता लगा क्रिकेट में भी बहुत कुछ इन्होंने खेल को आगे बढ़ाया, खुद का खेल बढ़ाया है। मैडम सविता जी बैठी हुई हैं, शर्मा जी बैठी हैं और हमारे राजीव जी बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, शर्मा जी। तो इस तरह की जो एक लोगों का और इस एरिया में इन लोगों का जुड़ाव और खेलों को आगे बढ़ावा देना, इसके लिए मैं इस कमेटी को, ग्रास रूट कमेटी जो बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, उसके लिए मैं इस कमेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये टूर्नामेंट जो 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक चल रहा है, इसके अंदर बच्चों की प्रतिभा, सबसे बड़ी बात है, उनको एक मंच मिलना चाहिए बच्चों को, और वो मंच जो दिया जा रहा है वो सोलन हिमाचल प्रदेश दे रहा है। और मैं इस बात की भी तारीफ करूंगा कि अगर आप देखें इस बात को कि हमारे जो टॉप हॉकी के जितने भी अभी पिछले दो पिछले प्रेसिडेंट हमारे हुए हैं वो हिमाचल प्रदेश ने दिए हैं। तो इस बात को भी आप लेकर चलें कि हम लोगों का रुझान हॉकी के प्रति कितना अच्छा है। और इस बारे में मैं अपने इस सम्मान को जो मुझे दिया जाता है हमेशा से वो दे रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैम का। हमारे साथ भूपेन जी कोटा से आए हैं, ये भी एक टूर्नामेंट वहाँ कराते हैं बच्चों का, 16 साल के बच्चों का। तो इस तरह की चीज़ें हॉकी के लिए लोग कर रहे हैं जिसमें बच्चों को मंच मिलता है, उनको अपनी खूबियाँ दिखाने का उनको अवसर मिलता है, जो उनके भविष्य के लिए और हॉकी के लिए बहुत लाभदायक है। हाँ, जो मुझे नंबर्स पता लगे हैं और टीमों का पता लगा, इसके अंदर 6 छोटे बालकों की बच्चों की टीमें आ रही हैं और 6 टीमें गर्ल्स की आ रही हैं। तो दोनों की टीमें मिला के 12 टीमें आ रही हैं, जिसके अंदर 120 बच्चे होंगे, उसमें प्लस ऑफिशियल्स हैं, प्लस उन छोटे छोटे बच्चों के जो पेरेंट्स समझते हैं उनके बच्चे इतने बड़े नहीं है कि वो जाकर कहीं जा सके, तो उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं। और इन सब का इंतजाम इस कमेटी ने, ग्रास रूट कमेटी सोलन, जिन अधिकारी पदाधिकारियों के मैंने नाम लिए हैं, ये उनको सारी फैसिलिटीज मुहैया करा रहे हैं, ठहरने का, खाने का। और मैं अभी ट्रॉफी हाउस के अंदर जो ट्रॉफी है जहाँ पर बन रही है, मुझे वो मौका मिला जो ट्रॉफी देखने का, और मेरे मुख से बरबस निकल पड़ा, इतनी बड़ी ट्रॉफी तो हमने नहीं देखी, अपने जीवन में नहीं देखी। इतनी खूबसूरत ट्रॉफी जो है वो बच्चों को, जीतने वालों को दी जाएंगे। उनके पर्सनल इंडिविजुअल प्राइजेस भी है, वो भी उनको इंसेंटिव, उनको इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। और मैं समझता हूँ कि यदि ऐसी चीज़ें
हमारे प्रदेश में होती रहे। और प्रदेश तो वैसे ही अपने आप में टॉप मोस्ट है, तो खेलों में और ख़ासतौर से हॉकी में और ज़्यादा इसके अंदर तरक्की हुई। सर 1980 तक जो भारत हॉकी का गढ़ रहा है, यानी कि एक छत्र राज रहा है हॉकी में, लेकिन अब 1980 के बाद आज तक ओलंपिक में जाना एक सपना जैसा हो गया है। ऐसा क्या गिरावट आई है हमारे खेल में, या दूसरे देश बहुत आगे निकल गए हैं जी जी बिल्कुल, उसका अफसोस, क्योंकि हम लोग उस दौर से जुड़े हैं जहाँ पुरानी हॉकी, जो हमारा एक सच्चाई जिसको हम यथार्थ कहते हैं, वो हॉकी जो आत्मा थी हॉकी की, वो हम लोगों को खेलने का, उस हॉकी को खेलने का अवसर मिला। वो हॉकी एक ग्राउंड के ऊपर खेलने वाली हॉकी थी, मैदानों के ऊपर खेलने वाली हॉकी थी। वो मैदान हमको स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर, सड़क के ऊपर, सड़क में छोटे से पार्क के अंदर मिल जाता था। और उस पार्क के अंदर अपनी अपनी उन खूबियों को आगे बढ़ाने के लिए हम उन्हें प्रैक्टिस करते थे। और आप सब जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट, हमेशा, कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज़ की, उसमें आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। और जो 80 का आपने सवाल किया है, वो एस्ट्रोटर्फ, वो हमारे ऊपर थोपा गया था, हमारे एशियन गेम्स के, हमारी उस टीम के ऊपर जो दुनिया के अंदर अपने रिस्ट से, अपने कलाइयों से खेलने वाली और अपने बड़े मिनिमम रिसोर्सेज में खेलने वाली टीम, जो टॉप मोस्ट टीम बनती थी। और उसमें मैं पाकिस्तान का भी नाम लेना चाहूँगा कि वो टीम हमारे कंटेम्प्रेरी बिल्कुल बराबर खड़ी थी, कि वो हिस्सा तो हमारा ही था, हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा था जो वहाँ जाके जुड़ गया। तो ये दो टीमें हमारे साथ हमेशा से टॉप रही हैं। और यदि आप देखेंगे तो 60 के दौर से लेके और 80 85 तक पाकिस्तान इंडिया ये टीमें चलती रही हैं। लेकिन इस खेल को जो रिस्क से था, उसको कंधों पे ला दिया गया। ये टेक्निकल वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ कि पहले हमारी कलाई यूज़ होती थी, आज ये कंधा यूज़ होता है। कंधे का मतलब ताकत यूज़ होनी शुरू हो गई। इसके अंदर हॉकी का मिजाज बदल गया। वो छोटी छोटी चीज़ें जो खूबसूरती दिया करती थी देखने वालों को, जो देखने वाले स्पेक्टेटर से वो झूम जाते थे, वो खुशी रोमांचित हो जाते थे मूवमेंट के ऊपर, वो रोमांच हमारा खत्म हो गया। हाँ, जीत हार हमारी इसमें ज़रूर बढ़ गई, चकाचौंध बढ़ गई है। कैमरों का विजन जो है वो क्लियर हो गया है, अब आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो उस लिहाज से तो मैं कहूँगा कि हॉकी ने तरक्की करी, लेकिन उस लिहाज से भारत जो अपने आप में एक 8 गोल्ड मेडल ओलंपिक जिसने जीते हों, जिस दुनिया का अभी तक का रिकॉर्ड है, 8 गोल्ड मेडल हमने जीते हैं। और उसमें सिल्वर भी बाद में है, ब्रॉन्ज भी बाद में, जिनको हम गिनते नहीं हैं। हमारे लिए सिर्फ मेडल होता है तो गोल्ड मेडल। तो मैं जानता हूँ कि जब मैं मेडल जीत के आता था घर में, तो अपने पिताजी को, अपने चाचा कैप्टन रूप सिंह, जिनके पास 5 गोल्ड मेडल थे, 3 ओलंपिक के, ध्यानचंद साहब के पास, 2 रूप सिंह साहब के पास, मैं उनको अपने ब्रॉन्ज मेडल या सिल्वर मेडल नहीं दिखाता था, शर्म के मारे, कि मैं उस परिवार से या उस खिलाड़ी के रूप में मैं उनको क्या मेडल दिखाऊं। लेकिन सिर्फ एक मौका मिला मुझे अपने पिता के सामने, अपने चाचा कैप्टन रूप सिंह के सामने जाकर खड़े होकर सामने उनको देखने का। वो 75 वर्ल्ड कप ही था जिसको हमारी भारत की टीम ने जीता था, और उसमें विनिंग गोल मेरी हॉकी से हुआ, जिसका मुझे गर्व है, प्राउड है। टीम भारत की जीती, जिसके कप्तान सरदार अजीत पाल सिंह थे। तो वो मेडल मैंने पिताजी को दिखाया और उनके सामने खड़ा हुआ। उनके शब्द नहीं थे मुझसे, सिर्फ उनकी थपथपाहट मेरी पीठ के पीछे 2-4 बार कि हाँ, हमारे घर के मेंबर ने कुछ अच्छा काम किया है। तो ये चीज़ें हैं, अनुभूति होती है, ये फीलिंग होती है। और खेल और इस तरह की चीज़ें तो आप समझते, भावना है। हम जिसको जितना इन बातों में ले जाएं, उतनी ही बच्चे आगे बढ़ते हैं, उनको इंसेंटिव मिलता है, उनको प्रेरणा मिलती है। और मैं तो ये कहूँगा कि हॉकी हमारे देश का एक ऐसा खेल रहा है जिसने अनगिनत खिलाड़ी दिए हैं, इतने अनगिनत खिलाड़ी दिए हैं, इतने अर्जुन अवार्डी हैं, इतने इसके अंदर खेल रत्न है, इसके अंदर पद्मश्री हैं, मेडल्स हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, 8 गोल्ड मेडल हमारे भारत के हैं, सिल्वर मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है देश की, इसको बढ़ाना है, इसको बचाना है। चाहे कोई सी ग्राउंड हो, चाहे वह एस्ट्रोटर्फ हो। इस बारे में भी आप देखें तो हमारे वर्ल्ड कप आयोजित किए गए, 4 बार हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप आयोजित हो चुके हैं, 2 बार एशियाड हमारे आयोजित हुए हैं। तो वर्ल्ड कप में उपलब्धि हमारी इतनी अच्छी नहीं हो पाई जिसकी उम्मीद, एक्सपेक्टेशन हम कर रहे थे।
नवीन पटनायक जी जो सीएम है हमारे भुवनेश्वर उड़ीसा के, उन्होंने पुरजोर कोशिश की, उन्होंने इसको अडॉप्ट करा हॉकी को। बहुत बड़ी बात है कि हम 8-9 साल के लिए हॉकी को अडॉप्ट करते हैं। मैं कहता हूँ कि बड़े ऐसे बिरले लोग होते हैं जो सीएम के रूप में या अधिकारी के रूप में, क्योंकि खेल तो हमेशा स्पॉन्सर्स के ऊपर चला है। खेल जितने भी हुए आज तक दुनिया में वो उन व्यापारिक घरानों पे चला है, उन शौकीन लोगों पे चला है जो खेलों को पसंद करते थे। तो मैं समझता हूँ कि उनकी ये पसंदगी कहीं ना कहीं उनको एक तकलीफ भी दे के गई है कि 2 बार जो इन्होंने वर्ल्ड कप का आयोजन किया उसमें हमारी टीम ने उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। और जबकि मैं पूरा आशावादी था इस बारे में मैच टूर्नामेंट से पहले कि हमारी टीम पोडियम पर खड़ी होगी, खड़ा होना चाहिए। ये क्यों कि हम हर बार, मुझे आज 48 साल हो गए हैं उस वर्ल्ड कप को जीते हुए। छोटा अरसा नहीं है, बहुत बड़ा अरसा है। इस 48 साल में हम वर्ल्ड कप नहीं हम पहुंच पाए, तो ये ब्लेम तो मैं टीम के खिलाड़ियों को दूंगा। ये उनकी कमी है, ये उनकी कमजोरी है कि ऐसे टूर्नामेंट में जो घरेलू छत्रछाया में खेला जा रहा हो उसमें हम क्यों ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि हमारी पोजीशन जो है वो घटते घटते 9वीं पोजीशन पे हम पहुंच जाते हैं। गलत बात है, मैं कभी इसको अच्छा नहीं समझता। हमारी सबकी उम्मीदें थी कि हमारी टीम इस बार फर्स्ट सेकंड थर्ड के पोडियम पर खड़ी होना चाहिए। तो आशा जो है वो यही करते हैं कि आने वाले वक्त में ये टीम जो एक मेरे लिहाज से बहुत बेहतरीन टीम थी, उसको दोबारा अब सेटल होना पड़ेगा, क्योंकि कई बदलाव भी होते हैं जब कोई टीम हारती है, कोई सी टीम हारती है, हॉकी और फुटबॉल और क्रिकेट कहीं हारती है वर्ल्ड कप वगैरह में, तो कुछ चेंजेस आते हैं और चेंजेस का भरपाई करना बहुत मुश्किल काम होता है। वो हमारे जो अधिकारी लोग होते हैं, जो सिलेक्शन कमेटी होती है, जो ट्रेनर्स होते हैं, ये उनका काम पड़ता है कि वो किस खिलाड़ी के अंदर कितनी डेप्थ है उसको देखें। तो ये उम्मीद करता हूँ कि भारत और हम सभी खिलाड़ी लोग खासतौर से, और मैं तो उस परिवार से हूँ जहाँ से मैंने कहा कि 5 गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, एशियाड के मेडल, वर्ल्ड कप के मेडल निकले हों, तो तकलीफ यही होती है कि हमारे खिलाड़ी इन मेडलों को लेने के लिए क्यों नहीं वो जोश अपने अंदर भरते हैं, जिसको किलिंग इंस्टिंक्ट कहते हैं, कि कुछ भी हो जाए हमें जीतना है, किसी भी हाल में हमें जीतना है। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ जो है वो कर सकते हैं। हाँ, एक कोशिश जो है, प्रयास, सीरियस प्रयास आपका जरूर इसमें होना चाहिए। ग्रास रूट हॉकी को मजबूत करने के लिए आप आगे हैं, यहाँ पे अंडर 13 की आप प्रतियोगिता कर रहे हैं। यदि हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में बीसीसीआई लगातार इस तरह की प्रतियोगिता करती है ताकि छोटे स्तर पर खिलाड़ियों को बड़ा मौका मिले, तो हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया क्यों इस तरफ प्रयास नहीं कर रही? यही सवाल मैं बिल्कुल सही कहा आपने, यही फर्क है हॉकी क्रिकेट के अंदर। या आप बैडमिंटन ले लीजिए, आज का बैडमिंटन भी बहुत अच्छा हमारे बच्चे काम कर रहे हैं खिलाड़ी। आप टेनिस ले लीजिए, क्रिकेट एक सेल्फ सफिशिएंट गेम के रूप में उभर कर सामने आया। मैं उपलब्धियों पे या मैं उनके उस पर नहीं जाऊंगा कि वो ओलंपिक के अंदर नहीं है, लेकिन उनके टेस्ट मैचेस, उनके वर्ल्ड कप हमने 2 जीते हैं शायद, अगर मैं गलती ना हो। एक हमने तो उन्होंने अपने उस पैसे, उस रकम को जो उनको मिलती है, जो बहुत मिली है, आई थिंक रिचेस्ट फेडरेशन है क्रिकेट के अंदर, वो उन खिलाड़ियों के ऊपर खर्च करती है और खिलाड़ियों के बाद उन पॉइंट्स पर खर्च करती है जहाँ से बच्चों को निकलने की संभावनाएं है। उन कोचेस के ऊपर खर्च करती है कि अब आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपको क्या क्या जरूरत है, लेकिन ये ना भूलें वो अभी तक मैदान के ऊपर खेले जाने वाला खेल है। पब्लिक आती है, जब आप जीतते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, सरकार का इंटरेस्ट बढ़ता है, हमारे स्पॉन्सर्स के लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है। हॉकी में ये चीज गलत उल्टी पड़ गई कि हमको बड़ी जीत नहीं मिली, कोई सी भी 80 में जाके मिली थी, और पिछले 2 साल पहले हमने ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल लिया, लेकिन उसका फायदा हमारी टीम को जो होना चाहिए उसकी पॉपुलैरिटी के अंदर या उसके स्पॉन्सरशिप के अंदर, या खिलाड़ियों को और भारी संख्या में ग्राउंड्स टर्फ मुहैया कराई जाए। अब आप बताइए कि मुझे हिमाचल में कितने ग्राउंड हैं? हमारे पास शायद 1 ग्राउंड है, 1 ग्राउंड। राजस्थान में जाए हम 3 ग्राउंड हैं, सबसे बड़ा प्रदेश क्षेत्रफल के लिहाज से। एमपी में जाए 12-15 ग्राउंड, पंजाब में जाए 20 ग्राउंड,
तो टोटल मिला के हमारे पास अभी 70-80 ग्राउंड प्लेबल है। जो सिर्फ 70-80 ग्राउंड, कितना बड़ा देश है, गोवा में नहीं है और कहीं चले जाए तो वहाँ नहीं है, तो बच्चे खेलेंगे कहाँ से? और जहाँ पर ये ग्राउंड मौजूद है उसमें एकेडमीज खुल जाती है, सरकारी दखल हो जाता है, तो सरकारी दखल होना जरूरी है क्योंकि उनकी एकेडमी चलती है। तो जो दूसरे शौकीन बच्चे हैं जिनको पहले शौक पैदा करना है, हम उनको उस ग्राउंड में ले ही नहीं जा पाते। अब आप सोचें, घासी ग्राउंड पे खेलने का अंतर दूसरा है और एस्ट्रोटर्फ पर खेलने का खेल दूसरा है। ये बच्चा जो ग्रास पे खेल रहा है, जो ग्रास रूट की बात हम कर रहे हैं, इसको एस्ट्रोटर्फ रूट कब मिलेगा ये मुझे नहीं मालूम। ये हमें डिपेंड करना पड़ेगा सरकार की नीतियों पर, और ये प्रदेश सरकार या हमारे व्यापारिक घराने इस बारे में थोड़ा सा रुचि लें। एक 4 करोड़ 5 करोड़ का सिर्फ एक स्टेडियम एस्ट्रोटर्फ का ग्राउंड दे दें तो बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा जिसको हम कहते हैं प्राइमरी, वो चीज शुरू हो जाए। वो चीज हमारी शुरू नहीं हो पा रही। आज हमारे खिलाड़ी एकेडमी के रूप में आ गए हैं जिसके अंदर 40 बच्चे, 30 बच्चे, 50 बच्चे अपने अपने सुविधा अनुसार प्रदेश की सरकारें रखती है, तो उसके लिए उनके पास उतने बच्चे नॉमिनेट हो जाते हैं, वही खेलते हैं, उसमें से वही बच्चे फिर आगे बढ़ते हैं। तो जब आपके सिर्फ 30 या 40 बच्चे एकेडमी में हैं, वो बच्चे अगर 100-200 हों तो एक टफ कंपटीशन बन जाएगा, रुझान बढ़ेगा आपका। डिफरेंट स्टेट्स के अंदर उनके कंपटीशन जब होंगे तो लोगों में इंटरेस्ट बढ़ेगा, प्रेस मीडिया जो उसको कवर करेगा, तो खेल की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, सब कुछ बढ़ता है। लेकिन इस बारे में जैसा आपने कहा, वो चीज़ हॉकी इंडिया को करना चाहिए। जहाँ जहाँ हॉकी खेल के क्षेत्र हैं उनमें पैसा मुहैया कराएं, उसमें पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करें, वहाँ के कोचेस अपनी तरफ से रखें। स्पोर्ट्स अथॉरिटी रखती है, कोच सरकार की तरफ से होता है, हॉकी इंडिया की तरफ से होना ज़रूरी है क्योंकि हॉकी की जिम्मेदारी हॉकी इंडिया के ऊपर है। नो डाउट कि वो अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं, प्राइजेस भी देते हैं खिलाड़ियों को और दूसरे टूर्नामेंट्स भी कराते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उन ग्रास रूट लेवल पर जब तक हम उनकी तरफ से कोई इस तरह की हेल्प ना आएगी, तब तक मैं नहीं समझता कि वो जुड़ाव जो होता है, जिस तरह से क्रिकेट में आज हुआ है, जहाँ जहाँ क्रिकेट मैच दुनिया हो चुकी है। ट्रेन में जाइए तो आप किनारों के रोड पर जहाँ पहले हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल होती थी, आज क्रिकेट खेलते हुए बच्चे नजर आते हैं। तो ये चीज़ वो है जिसने पॉपुलैरिटी बढ़ा दी खेल की, और उन बच्चों को जिनको हॉकी खेलना चाहिए तो वो दूसरे खेलों में चले गए। तो इसके लिए तो हमको प्रयास करना बहुत ज़रूरी है, और ये प्रयास हॉकी इंडिया या उनसे संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट है उनको करने की जरूरत है। हम लोग काम करने के लिए खड़े हैं उसके लिए। अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में क्रिकेट के बाद वैसे हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, लेकिन पॉपुलर क्रिकेट है। क्रिकेट के बाद अब कबड्डी ज्यादा पॉपुलर हो गया है, तो हॉकी लगातार पीछे जा रहा है। तो क्या खेल इंडिया अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही? एक खेल हॉकी इंडिया अभी मैंने कहा ना, ये चीजें हमारी सरकार जो है अलग अलग खेलों में फेडरेशंस या समितियां बनाकर उनको सौंप देती है कि आप अपने खेल को देखें। कबड्डी खेल जिसने एशियाड के अंदर हमारे कई मेडल्स जीते हैं और बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं, उस खेल को उन्होंने टीवी गेम के ऊपर लेकर आ गए। इसको टीवी गेम, क्रिकेट भी टीवी गेम है, हॉकी टीवी गेम नहीं बन पाया। उसके अंदर गैप नहीं है, कहीं भी कंटिन्यूटी है। तो कंटिन्यूटी जहाँ होती है, वो टीवी का शॉट जहाँ ऐड जोड़ना होता वहाँ नहीं होता। वो 5 मिनट का जो टाइम मिलता है उसके अंदर टीवी क्या काम करेगा? तो वो आप उसको मान के चलें। क्रिकेट में हर बॉल के ऊपर आपको एक पॉज मिल रहा है। बॉल का शॉट लगना, उसमें पॉज आना, उसमें कहीं ना कहीं चाहे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड का दिखा दिया। उसके बाद हर ओवर के बाद आपको मिलना है। तो उनके पास इस मामले में क्रिकेट आप देखेंगे तो बहुत खुशनसीब गेम है। और हो भी क्यों ना, 1-2 खिलाड़ी जो है वो आज, कल मैं सुन रहा था क्रिकेट का कमेंट्री। नहीं, ऐसा नहीं होता सर, क्योंकि फुटबॉल भी तो दिखाया जाता है। फुटबॉल टीवी गेम बना है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे देखो तो फुटबॉल की वहाँ भी वैसा ही होता है, वहाँ भी कोई दे नहीं पाता। फुटबॉल तो दुनिया का सबसे नंबर 1 गेम है, उसकी पॉपुलैरिटी हमें मानना पड़ेगा कि हॉकी वैसे नहीं कर पाया काम जैसे फुटबॉल। वही मैं कह रहा हूँ, जब हॉकी वक्त था इसका हॉकी इंडिया
हम लोग जब जीत कर आते थे, या मैं जैसे हमारे आपने पुरानी बात टीम जीत कर आती, सरदार बलबीर सिंह, लेट सरदार बलबीर जी, जी। सिंह, उनका इंटरव्यू मेरे सामने का दूरदर्शन ले रहा था। उनका एक लफ्ज निकला जो आज तक मुझे याद है। वो ये कहते थे कि हम जब जीत कर आते थे गोल्ड मेडल, तो हमको एयरपोर्ट से में मालाएं डाल दी जाती, जैसे माला डली है ना, कहते हमको मालाएं डाल दी जाती थी, और ये मालाएं हमारे घर तक आते आते सूख जाती थी। इसका मतलब उनको पैसा, उससे कनेक्टेड चीजें कुछ नहीं दिया। मैंने खिलाड़ियों को तो भीख मांगते तक देखा हुआ है। तो उन खिलाड़ियों को जो मेडल लेकर आते थे, तो आप जब सरकार इन बातों को ध्यान नहीं दी सर, जब खिलाड़ी मेडल लेके आते थे तो नो डाउट कि उस टाइम स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन आज की डेट में अगर कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल खेल रहा है तो उन्हें तो स्टेट कोई डीएसपी रैंक दे रही है, कोई सरकारी नौकरी। आज की डेट में तो स्थिति ये नहीं है। आज की डेट में मेडल कहाँ है? वो मैंने आपसे कहा कि मेडल तो लाओ जीत कर। उसके बावजूद भी आजकल जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो इसीलिए खेल रहे हैं। नहीं सर, उसका सबसे बड़ा कारण आपका ये नहीं रहा कि जो आपकी स्पोर्ट्स की हो रही है, हॉकी की एसोसिएशन रही है, उसमें हमेशा कुछ लोगों का ही कब्जा रहा है। हमेशा जो देखे गए शायद 20-20, 25-25 साल वो लोग, जब उनको हटाया भी गया, चाहे ज़बरदस्ती हटाया गया, फिर भी वो कहीं ना कहीं उस पर कब्जा करने की होड़ लगी रही। क्या यही कारण नहीं रहा कि जो लोग उन्होंने, आपको एक बात तो माननी पड़ेगी हर तरह से कि खिलाड़ी जो होता है बड़े साफ दिल का होता है, कोई भी खिलाड़ी किसी भी गेम का होगा, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत करी होती है। आपके बत्रा जी वगैरह कितने सालों से उन्हीं का सुनते रहे, हम तो बचपन से, तो हम भी 4 साल हो गए वही सुनते रहे कि इनको इनके लिए मैनिपुलेट करना या इनके लिए आपको कुछ कहना है या उनको दूसरा कहना, वो खिलाड़ी नहीं कर पाता है। मैं आपसे जो भी कहूंगा बिल्कुल फेस टू फेस कहूंगा, तो मेरे अंदर वो अंतर आ जाएगा जो एक डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक के अंदर चीजें आती हैं, और हम उसका को कर नहीं सकते। हम उन बातों को कभी, अब देखिए बिशन सिंह बेदी साहब कितना लड़ाई लड़े हैं, कपिल देव कितना लड़ाई लड़े हैं, क्या गावस्कर नहीं लड़े हैं? क्या हमने अभी रिसेंटली नहीं देखा कि उसको किस तरह से अलग किया गया बंगाल वाले गांगुली। तो ये सब चीजें तो खिलाड़ी नहीं कर सकते, वो दूसरे से कनेक्टेड लोग कर सकते हैं, जो खिलाड़ी के पहले नजदीक होते हैं, जो खिलाड़ी से पहले दोस्ती यारी बढ़ाते हैं, उसके बाद उसको ओवर पावर करके अलग करते हैं। तो सर ग्रास रूट पे आ जाते हैं। इन बातों को छोड़िए, इन बातों में तो बहुत चीज निकल जाएगी। एक ग्रास रूट जो ये प्रतियोगिता हो रही है, ये पहले भी हो रही है कि अब भी से ही शुरू किया आपने? ये हमने बड़े लेवल पर अभी करी है, बिल्कुल ऑल इंडिया लेवल पर, बड़े लेवल का मतलब ऑल इंडिया लेवल पर। इसके पहले भी हुई, क्षेत्रीय होती नहीं है, एक जायजा लेने के लिए, लेकिन बच्चों के अंदर जो इंटरेस्ट इसके अंदर खेलने का है, आप देखेंगे और बताएंगे इस बात को कि वो कितने अच्छे खिलाड़ी के रूप में वो खेल रहे हैं। सिर्फ उनको एक सहारे की जरूरत, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब मेरे पिता की वो 2-3 टैप थपथपाहट मुझे पड़ी, केडी सिंह बाबू साहब जिन्होंने पहली बार मुझे देखा 1967-68 में एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट में खेलते हुए, और मुझे बुलाकर पूछते हैं तुम ध्यानचंद के बेटे हो, अच्छा खेलते हो और अच्छा खेलो, और 2-3 उन्होंने शाबाशी दी। ये वो चीजें, पैम्परिंग। ध्यानचंद क्यों खेले, एक छोटी सी लाइन और बोल देता हूं मैं, रंगरूट के रूप में भर्ती होना, बिल्कुल से नया बच्चा 16-18 साल का, और खेल रहा हॉकी, ड्रिबलिंग कर रहा है, जो ड्रिबलिंग उन सैनिकों से, उन लोगों से अलग थी जो वहां प्रैक्टिस कर रहे थे, आर्मी के लोग, पहले आर्मी खेलती थी। तो उनके जो सूबेदार मेजर बाली तिवारी साहब थे, उन्होंने देखा ये लड़का जो है, इसके पास ड्रिबलिंग तो बहुत अच्छी है, पास किसी को दे नहीं रहा ये, और अपनी ड्रिबलिंग में करता हुआ जब गोल मारने की कोशिश कर रहा है, तो बड़े प्यार से एक दिन उनको बुलाया ध्यानचंद को, बाले तिवारी साहब सूबेदार मेजर जो इंचार्ज हुआ करते थे ग्राउंड के एक्टिविटीज के, तो उन्होंने ध्यानचंद को बुलाया। ध्यान सिंह नाम था उनका, लड़के इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? तो उन्होंने कहा ध्यान सिंह, तुम हॉकी बहुत अच्छा खेलते हो, 2 तारीख पर ही लफ्ज। उसके बाद बोला एक काम तुम और करना अगर शुरू कर दो तो तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी हो सकते हो। तो क्या बात है कि डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करो, पासिंग देना शुरू करो, मिलजुल के टीम को खेलो। ये 11 खिलाड़ी को खेल, अकेले का खेल नहीं है, तुम अकेले नहीं जीत सकते, तुम 11 को लेके चलो कि तुम टीम को जीत जाओगे। तो कहते ना, वो चीज़ उस बच्चे के दिमाग, जो ध्यान सिंह नाम था, उसके दिमाग में बात बैठ गई कि ये मेरे सूबेदार मेजर ने बोला है, मेरे इतने बड़े अफसर ने बोला है, और उसने वो गिठान बांधी और जेब में रख लिया, उस बात को ताउम्र तक निभाया। जहाँ जरूरत पड़ी कि हाँ भाई मेरी टीम हार रही है, मेरी टीम कुछ नहीं कर पा रही, वहाँ ध्यानचंद ने अपने कारनामे दिखाए, गोल किए हैं, ओपनली गोल किए हैं, KL सहगल साहब के सामने गोल
ये KL सागर साहब कोई बड़ा नाम था हमारा, तो इसी एरिया से निकले थे। मैच देखने गए, ध्यान सिंह का मैच देखने गए तो ध्यान सिंह गोल नहीं कर पा रहे, ध्यानचंद 1 गोल या 2 गोल के तो इंटरवल में आए, उसके बड़े यार बड़ा नाम सुना था ध्यानचंद आपका, तो क्योंकि आप तो जाइए हो और वो तो निकल नहीं, ऐसी बात नहीं, आप बताएं। निकला तुम जितने गोल करोगे मैं अपने गाने सुनाऊंगा तुम्हें। शर्त लग गई। उसके बाद 8 गोल किए सेकंड हाफ में ध्यानचंद ने। तो उस टाइम तो खेल साइकिल साहब चले गए। शाम को उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी, एक आदमी भेजा, पूरी टीम को इनवाइट किया घर पे खाने के ऊपर, वहां गाने सुनाए, और उसके बाद एक रिस्ट वॉच उस जमाने में, तो ये कब की बात है, एक रिस्ट वॉच सब उन खिलाड़ी को दी। तो ये चीजें होती थी, शौकीन और करने वाले लोग थे। हिटलर ऐसी थोड़ी बोल के चला गया कि ध्यान तुम मेरे देश में आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा यहाँ। सर एक चीज आपने उनका नाम बताया ध्यान सिंह था, तो ध्यानचंद कैसे बने? ये लोगों का प्यार, ये अनूठी चीजें तो उस शख्स का तो होती है। देखिए आज 40 साल की डेथ हो गई बाउडी को, 79 में मरे थे। आज कितने साल हो गए, एक छोड़ दिए 21 साल और 23 साल, 44 साल। ध्यान सिंह आज भी जिंदा, 44 साल। हर किसी की जब मैं तो घूमता रहता, मैं कोई वो नहीं करता हूँ कि मुझे उनका नाम लेना है, अपने आप से नाम आता, और उसके बाद ये भी नाम आता कि ध्यानचंद को ये अवार्ड जो है वो क्यों नहीं मिलता है। तो मैंने कहा जिस शख्स ने पहले प्रारंभिक भारत को एक नया खेल के रूप में पहचान दिलवाई हो, जिसने उस शख्स से मुलाकात करी हो, उस शख्स का वो उस ऑर्डर को उसने कैंसिल करा कि नहीं तुम मेरे देश में आ जाओ, और 3 गोल्ड मेडल लगातार जीते हो। चौथा ओलंपिक हुआ नहीं, वहाँ 40 का 1940 सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से 1944 का नहीं हुआ, अन्यथा वो तो 5 मेडल उनके हाथ में ही रखे हुए थे। अब ये बैड लक था ध्यानचंद का और देश का कि वो 5 मेडल हमको नहीं मिल पाया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। 48 में भी उनको प्रपोज किया था कि ध्यानचंद साहब आपका नाम डालना चाह रहे हैं हम टीम में, तब उन्होंने कहा नहीं, अब मेरा वक्त नहीं है, अब ये नए लड़कों का खेल है, उनको खेलने दो। लेकिन 48 में जब हम आज़ाद हुए, ईस्ट अफ्रीका टीम ने उनको इंडिया टीम को इनवाइट किया, जिसमें आखिरी मैच वो खेले हैं, और वहां पर जाके 60 गोल किए हैं उस उम्र में। तो ऐसे लोग तो कम होते हैं, रेयर होते हैं, जो इसी के लिए जीवन उनको मिलता है, उसी में जीवन बिता के चले जाते हैं।